हेलो स्टूडेंट, मैं एकता आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम 10 अक्टूबर को हुआ यूजीसी नेट हिस्ट्री का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है पहले शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसको हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है कि मुगलों के शासन के निम्नलिखित कार्यों पेंटिंग्स को कालानुक्रम सही क्रम में व्यवस्थित करना है। राजकुमार का जन्म, जुल महिला जादूगर के रूप में, अकबर ने बाघ की हत्या की, ट्री हाउस में अनवर एवं उनकी साथी और इनायत खां की मृत्यु। तो यहाँ पर जो सही होगा, मतलब यहाँ पर एक पेंटिंग की व्याख्या कर रखी है कि ये पेंटिंग किसकी है, उसमें हमें एक सही क्रम यहाँ पर बताना है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। मुगल काल में चित्रकला की नींव जो है हुमायूं ने रखी थी। अकबर तथा जहांगीर के समय उसका पूर्ण विकास हुआ। सर्वप्रथम अकबर ने अबू समद के नेतृत्व में एक चित्रकला विभाग की स्थापना की, जिसमें प्रथम चित्रित पुस्तक हजमानामा था, जिसे मुगल काल का उद्गम ग्रंथ माना जाता है। इसके पश्चात अकबरनामा में बसावन और मिस्कीन जैसे कलाकारों ने आखेट एवं अभियान संबंधी चित्रों का निरूपण किया है। इसमें अकबर द्वारा बाघ की हत्या करते हुए चित्रित किया गया है। तो किस प्रकार से है? मुझ महिल जादूगर के रूप में हजनामा का चित्र है। ये ट्री हाउस में अनवरी एवं उनकी साथी अकबर ने बाघ की हत्या की और राजकुमार का जन्म और इनायत खां की मृत्यु। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। आगे देखते हैं। सूची 1 और 2 दी गई हैं, उसका मिलान करना। एक तरफ किताबें हैं और दूसरी तरफ उनके लेखक है। तो मुगल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, वी आर आवर नेशनहुड डिफाइन, और के डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। तो यहाँ पर व्याख्या ही में सीधे देख लेते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। द मुगल गवर्नमेंट का है श्री राम शर्मा। द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल संपादन क्या है? आर.सी. मजूमदार ने। वी और आवर नेशनहुड डिफाइन जो है M.S. गोलवरकर जी ने। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जो है राकेश सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मापिकी निम्नलिखित में से किसकी अध्ययन है? तो यहाँ पर मेट्रोलॉजी जो है वो पूछा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सिक्कों का भार यानी अनुमान, माप और क्रम जो है यहाँ पर सही आंसर है। तो मेट्रोलॉजी जो है मापिकी की परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय भार और माप ब्यूरो के अनुसार मापिकी माप का विज्ञान है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी स्तर पर प्रयोगात्मक और सैद्धांतिक निर्धारण दोनों को अपनाता है। व्यापार वाणिज्य बढ़ाने के साथ ही सिक्कों की उपयोगिता बढ़ी और सिक्कों के द्वारा ही क्रय विक्रय किया जाने लगा। प्राचीन कालीन सिक्कों का मापिकी के माध्यम से एक निश्चित भार अनुसार माप एवं क्रम निर्धारित किया गया। वर्तमान में प्रचलित सिक्कों का भार एवं आकार मापिकी के माध्यम से सुनिश्चित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1943 में, इसमें से फरवरी 1943 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के किन भारतीय सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है, यहाँ पर सही ऑप्शन नहीं है। बाकी व्याख्या देखते हैं कि 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास किया था। 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी समेत सभी जो है प्रमुख नेताओं जैसे सरोजनी नायडू, भूलाभाई देसाई, गोविंद बल्लभ पंत, JR नेहरू आदि को गिरफ्तार कर लिया गया था और गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, भूलाभाई देसाई जी को गिरफ्तार करके पूना के आगा खां पैलेस में नज़रबंद कर दिया गया था।
यहीं पर गांधी जी ने सरकारी दमन के विरोध में 10 फरवरी 1943 को 21 दिन के उपवास की घोषणा की थी, जिसके कारण जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति आक्रोश फैल गया। इसी समय गांधी जी को जेल से छोड़ने के प्रश्न पर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के 3 भारतीय सदस्यों MFNE और NR सरकार HP मोदी ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। आगे देखते हैं तो NR जयकार एक इंजीनियर थे। इन्होंने जो है 1927 में रोड डेवलपमेंट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तर्कशास्त्र की कौन सी उपयुक्त भारतीय दर्शन में नव्य न्याय प्रणाली प्रस्तुत करती है? तो खंडन खंड, खाद्य न्याय, सिद्धार्जन, तत्व चिंतामणि। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, तत्व चिंतामणि। तत्व चिंतामणि भारतीय तर्कशास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें भारतीय दर्शन की नव्य न्याय प्रणाली का विस्तृत अध्ययन किया गया है। इनकी रचना गंगेश उपाध्याय ने किया है, गंगेश उपाध्याय जी ने किया है। इसके पश्चात इनमें भी न्याय ग्रंथ लिखे गए, वे सभी नव्य न्याय के रूप में प्रसिद्ध हैं, जैसे गौतम द्वारा रचित न्याय सूत्र। तत्व चिंतामणि पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी हैं, जिसमें पक्षधर मिश्रा, रुद्रदत्त, वसुदेव सार्वभौम, रघुनाथ शिरोमणि आदि प्रसिद्ध टीकाकार थे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी में किसने औपनिवेशिक शासन के दौरान विऔद्योगिकीकरण को अस्वीकृत किया और एक महत्वपूर्ण आर्थिक उन्नति का दावा किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? मॉरिस डेविस मॉरिस। सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, मॉरिस डेविड मॉरिस। 19वीं सदी में मॉरिस डेविड मॉरिस ने औपनिवेशिक शासन के दौरान विऔद्योगिकीकरण को अस्वीकृत कर दिया और एक महत्वपूर्ण आर्थिक उन्नति का दावा किया था। वे मूलतः भारत के अमेरिकी आर्थिक इतिहासकार थे। उनका मानना था कि साम्राज्यकीय शासन के संभवतः उन आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित मिला जैसा कि भारत में इनसे पूर्व कभी संभव नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को सर्वप्रथम से शुरू करके व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहला है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर प्रदान किया जाना, मुगल शहंशाह अकबर की मृत्यु, गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की VOC की स्थापना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या था? तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही होगा। सबसे पहले है, गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा और पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर ने 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया। यह बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह के अधिकार में था। सेकंड है, ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर प्रदान किया गया 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में और ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। इसे है रॉयल चार्टर अधिनियम कहा जाता है। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। डच संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अधीन वीरेंद्रिगे ओस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में किया गया था। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु जो है 1605 को अकबर की मृत्यु पेचिश नामक बीमारी के कारण हुई थी। उसका मकबरा सिकंदरा यानी आगरा में था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना मंत्री कोवाल्ट के प्रयास के कारण 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी पर फ्रांसीसी सरकार का प्रत्यक्ष एवं पूर्ण नियंत्रण था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन कथनों में से कौन सा सही है? सबसे पहला है, महापाषाण स्थल वितरण एवं विकेंद्रीय विनियम के केंद्र थे। कई महापाषाण स्थल महत्वपूर्ण मार्गों पर अवस्थित थे। पांडिचेरी के निकट अरिकामेडु जैसे पत्थर महापाषाणीय कार्यकलापों द्वारा हिंडरलैंड से जुड़े हुए थे। और डी है कि अरिकामेडु के उत्खनन में शीशों और बर्तन
भांड के रूप में रोम की वस्तुओं की श्रृंखला प्रकाशित हुई है। एम्फारो, ये वाला जो क्वेश्चन है वो उपेंद्र सिंह की जो बुक है उनसे ही ये डायरेक्ट लिया गया है। तो एम्फोरा जो है रोम के शासक के बड़े सिक्के थे। तो यहाँ क्रम जो है वो सही हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, ए बी सी डी हमारा सही है। तो यहाँ पर क्रम देख लेते हैं। नवपाषाण युग की समाप्ति के पश्चात जो है दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति का उदय हुआ। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की ग्रेनाइट चट्टानों वाले प्रदेश में पाए जाने वाले बृहत पाषाण लौह युगीन है। इनकी मुख्य विशेषता है कि महापाषाण स्थल जैसे कि ब्रह्मगिरी, मास की पुद्दीकोट्टो को वाराणसी, मिर्जापुर आदि विवरण एवं विनिमय के केंद्र थे। ये स्मारक निवासित बस्तियों तथा महत्वपूर्ण मार्गों के समीप बनाए जाते थे। इनके निर्माता जो है कृषि कार्य, पशुपालन से परिचित थे। वे कृषि कार्य के लिए लौह उत्पादन के प्रयोग उपकरणों का प्रयोग करते थे। पांडुचेरी के समीप इससे जो है अरिकामाइंडू था और यह महापाषाणिक कार्यकलापों यानी कि व्यापार वाणिज्य द्वारा हिंडरलैंड यानी कि समुद्री तट से जुड़ा हुआ था। मिट्टी के अतिरिक्त ताम्र एवं कांच से निर्मित बर्तन प्रयोग किया जाता है। एम्फोरा बर्तन जो है मदिरा पीना के लिए रोम के शासकों द्वारा प्रयुक्त किया जाता था। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि अरिकामेडो में फ्रांसीसी जे डुबिली ने 1937 में रोमन उत्पत्ति के मनके तथा बर्तन प्राप्त किया था। यहाँ से रोमन बर्तन मिट्टी के दीप, कांच के कटोरे, शीशे के मनके, लाल रंग के चमकीले मृद भांड और 2 हत्ता वाला जार यानी कि एम्फोरा मतलब इस तरह से एक जार हुआ था जिस पर दोनों तरफ क्या थे, हत्ते थे। मेज पर रखे जाने वाली सजावटी मिट्टी के बर्तन पुरावस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ से प्राप्त एक मनके पर रोमन साम्राज्य अगस्टक जो कि 27 से लेकर 14 ईसा पूर्व का है चित्र प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ उपकरण है और दूसरी तरफ संदर्भ है। तो ढाल धनुष, तालिका, यंत्र चक्र और माला के साथ रहट, भांड, माला के साथ रहट का पहिया और रेत घड़ी। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो हम पुराने क्वेश्चन जब कंप्लीट करते हैं तो उसमें से ही जो है आया हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर जो है बी ऑप्शन सही है। ढाल धनुष जो है मिफ्ताहुल फुजूल का है। तालिका यंत्र चक्र जो है भविष्य पुराण है। भाल माला के साथ रहट जो है सीरत ए फिरोज शाही है। और रेत घड़ी जो है राउजत उफ शफा की है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पाली धर्म ग्रंथ में गौतम बुद्ध गौर संरक्षण की अवधारणा की आवश्यकता पर बल देते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सुक्त पितक, सुक्त निपत। पाली ग्रंथ सुक्त निपत में गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम गौ संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया है, क्योंकि प्राचीन काल से ही गाय की पूजा की जाती थी। उन्होंने गौ हत्या का विरोध करते हुए गौ पालन पर विशेष जोर दिया है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अरविंदो घोष के न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लिखी है और ये जो न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड में कांग्रेस का सर्वहास से संपर्क न होने के रूप में वर्णन किया गया है। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड में कांग्रेस को अराष्ट्रीय यानी अननेशनल के रूप में चित्रित किया गया था। अरविंदो घोष के विचार में कांग्रेस अतिशयवाद से मर रही थी। और डी है कि राना डे ने एसेज इन यूरोपियन इकोनॉमिक्स लिखी थी। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। ई ऑप्शन जो है वो गलत है, बाकी ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही है। तो व्याख्या झटपट देख लेते हैं। अरविंदो घोष का जन्म जो है कलकत्ता में 15 अगस्त 1872
टू को हुआ था। 7 वर्ष की उम्र में शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके पिता ने इंग्लैंड भेज दिया और उन्होंने 18 वर्ष की उम्र में ICS की परीक्षा पास की, किंतु देश प्रेम से प्रेरित होकर उन्होंने राष्ट्र सेवा करना उचित समझा। उन्होंने कभी भी राष्ट्रवाद को संकीर्णीय पथ के रूप में व्याख्यातित नहीं किया। उनका मानना था कि 5 भारतीय मूल्य अर्थात धर्म, तपस्या, जगन्यम, ब्रह्मचर्य तथा शक्ति उत्प्रेरक बल के रूप में राष्ट्रवादी आंदोलनकारियों को जीवंत करते हैं। उन्होंने 1916 में पांडिचेरी में ओरविले आश्रम की स्थापना की। इन पर अलीपुर षड्यंत्र केस चलाया गया, किंतु देशबंधु चित्तरंजन दास की दलीलों के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया। अरविंदो घोष ने न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड में कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस के उद्देश्य जो हैं दोषपूर्ण है। यह ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा, क्योंकि उनके अपनाए गए तरीके अनुचित थे। उन्होंने अपनी नीतियों के चलते सर्वहारा वर्ग की ओर ध्यान नहीं दिया। यह एक मध्यम वर्गीय पार्टी थी जिसमें सिर्फ ब्रिटिश शासन से आशीर्वाद मांगा था। इस प्रकार कांग्रेस अतिशयवाद से मर रही थी। उन्होंने कांग्रेस को अराष्ट्रीय पार्टी के रूप में प्रदर्शित किया। अरविंदो घोष ने वंदे मातरम तथा कर्मयोगी नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। उनकी प्रसिद्ध कृति जो है एक्सेस ऑन गीता, डिवाइन लाइफ और सावित्री आदि प्रमुख थी। तो यहाँ पर कभी कभी बुक्स भी पूछ लेते हैं। तो एक्सेस ऑन गीता, डिवाइन लाइफ जो है, सावित्री आदि प्रमुख थी। एसेस इन यूरोपियन इकोनॉमिक्स के लेखक लुइस सोमर हैं। यहाँ पर एक नोट है कि एसेस इन यूरोपियन इकोनॉमिक्स के लेखक लुइस सोमर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट दिए गए हैं पहला और दूसरा। तो हड़प्पा वासी जीवात्मा में विश्वास करते थे, नहीं करते थे, नहीं करते थे। किसी भी हड़प्पा स्थल में किसी मंदिर के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। तो सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है डी ऑप्शन पहला तो गलत हो जाएगा और दूसरा जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि वो जीवात्मा में भी विश्वास करते थे। यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज प्रमुख प्रसिद्ध यानी पुरातात्विक शास्त्री दयानंद साहनी और रखालदास बनर्जी ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरावस्तुओं के आधार पर की। पिग्गट महोदय ने दोनों को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। इसके अतिरिक्त KN दीक्षित, RL स्टाइन, A घोष, JP जोशी आदि पुरातात्विक शास्त्रियों ने इस सभ्यता के विस्तृत खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। प्रातः पुरावस्तुओं जैसे मोहरें, मृदभांड, मूर्तियों आदि से हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सैंधव नगरों के उत्खनन से किसी भी प्रकार के मंदिर या समाधि के साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। सैंधव वासियों के धार्मिक ज्ञान के लिए हमें मुद्राओं, मूर्तियों, पाषाण प्रतिमाओं द्वारा निर्भर रहना पड़ता है। हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर पर मानव बलि का चित्र बना हुआ है, तो दूसरी मोहर पर पीपल वृक्ष के नीचे एक मनुष्य बलि के लिए एक बकरा लेकर खड़ा है। मातृ देवी तथा शिव पूजा के अतिरिक्त सैंधववासी पशुओं जैसे कि गैंडा, बैल, कुंवरदार बैल, भैंसा आदि हैं। पक्षियों, वृक्षों आदि की उपासना करते हैं। संभवतः यह हड़प्पा वासियों का जीवात्मवास में ही विश्वास ही था। कालांतर में विभिन्न पशु पक्षियों का हिंदू देवी देवताओं के वाहन के रूप में भी स्वीकार कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अहोम की सेना गोटस द्वारा पाइकों के संगठन से शक्ति प्राप्त करती थी, जिसका प्रत्येक सदस्य सम्मिलित रूप से कम कितने महीनों की सैन्य सेवा के लिए उत्तरदायी थी। तो यहाँ पर आंसर क्या है? 12 महीने के लिए। अहोम असम में रहने वाली एक प्राचीन जनजाति है जो चीन के ताई परिवार से संबंधित थे। 13वीं शताब्दी में छोलुंग सुखवा ने असम में अहोम राज्य की स्थापना की। अहोम राज्य बंधुआ मजदूरों पर आधारित था, जिसे पाइक कहते हैं। इन्हीं में से सेना का गठन किया गया था। पाइक के आधार पर गठित सेना में प्रत्येक सदस्य की अनिवार्य भागीदारी होती थी।
जो सम्मिलित रूप से 12 माह की सैन्य सेवा देते थे। राजा के द्वारा गठित जो है प्रशिक्षित सेना को मिलिशिया कहते हैं। पाइक्स ने पहले 4 और बाद में 3 के समूह में सेना का गठन किया, जिसे गोट्स कहते हैं। लचित बोर्डफुकन अहोम सेना का प्रधानमंत्री या सेनापति था, जिसने 1671 में सराय घाट के युद्ध में मुगलों को पराजित किया था। सन 1826 को याडवू की संधि के पश्चात अहोम राज्य पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो गया था। तो याडवू की संधि भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो 1826 में हुई थी। आगे देखते हैं। एक तरफ टेक्स्ट है और दूसरी तरफ घटनाएं हैं। तो किताब फुतूहल बुल्दान, तो इस और तज्जातुला अमरसवा तरी यालू ला असर, तबकात ई नासिरी और मरूजू उल हजाब। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, मतलब क्या क्या बातें बताती हैं, तो ये हमें ये क्या है बतानी है। तो यहाँ पे कुछ लेखा के सीधे ऑप्शन पे ही आ जाते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है, सही होता है। तो किताब फुतुहलाल बुल्दान, ये अरबों की आक्रमण 1712 से में सिंध पर आक्रमण किया था। तो लेखक अबू अल अब्बास उल बलाधुरी हैं इसके लेखक, किताब फुतुहलाल बुल्दान पुस्तक के लेखक। आगे है तज यातु ला सरवा, अश्वों को भुने जो मक्खन और गाय का दूध देने की भारतीय प्रथा थी। तबकात ई नासिरी जो है लेखक मिन्हाजुस्सिराज की है। रजिया कि महिला होना दरबारी सरदारों और उसे सुल्तान के रूप में स्वीकार करने में अवरोध था। मरूजू अल जवाब जो है ये लेखक मसूदी की है। भारत में बलहारा राजा के रूप में राष्ट्रकूट की महानता। आगे देखते हैं। अब फिर से एक सूची दी गई है, उसका मिलान करना है। बसीन की संधि, बेलोर गदर, नाना फडणवीस की मृत्यु, राजा रणजीत सिंह का लाहौर पर कब्जा। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो बसीन की संधि जो है बाजीराव द्वितीय ने 1802 में अंग्रेजों को बसीन की संधि की थी। बेलोर गदर जो है 1806 में होता है, प्रथम सिपाही विद्रोह जिसको कहते हैं। नाना फडणवीस की मृत्यु जो है 1800 ईस्वी में, रणजीत सिंह का लाहौर पर कब्जा 1799 में किया था। आगे देखते हैं। किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने अपना हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के रूप में परिवर्तित किया था? तो ये जो स्थान है वो है फिरोजशाह कोटला, दिल्ली। तो 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। उसमें शिव वर्मा, बटुकेश्वर दत्त, अजय घोष, यतीन्द्रनाथ, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह आदि भी सम्मिलित थे। HSRA की पहली क्रांतिकारी गतिविधि 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु और चंद्रशेखर द्वारा लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या थी। और HSR का उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध थी? तो खंडगिरी की और उदयगिरी की। बी और सी जो है यहाँ पर सही होना चाहिए। आंसर में देखते हैं बी और सी जो है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित खंडगिरी पहाड़ी तथा उदयगिरी पहाड़ी में सबसे प्राचीन जो है 35 जैन गुफाएं मिलती हैं, जो ईसा पूर्व के दूसरी शताब्दी के आसपास की थी। काठियावाड़ यानी कि गुजरात की गिरनार और पालीताना पहाड़ियों पर भी कई जैन मंदिर मिले हैं।
इसमें गिरनार स्थित नेमिनाथ का मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। गिरनार का संबंध जैन साहित्य में तीर्थंकर नेमिनाथ ने बताया गया है। उदयगिरी की बाफ गुफा जो है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है। यहाँ कुमारगुप्त प्रथम के समय का एक लेख मिलता है जिसके अनुसार शंकर नामक एक व्यक्ति ने जैन तीर्थंकर की मूर्ति का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, हीनयान और महायान दो बौद्ध संप्रदायों को निम्नलिखित किसने मान्यता दी थी? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। कश्मीर के चतुर्थ बौद्ध परिषद में कनिष्क के समय हुई थी, तो ये जो है बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में प्रथम शताब्दी ईस्वी में वसुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इसी संगीति में बौद्ध धर्म का दो संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। इस प्रकार स्थिविर यानी कि थेरवादी हीनयानी तथा महासंज्ञक सर्वास्तिवादी महायानी कहलाए। चतुर्थ बौद्ध संगीति में महासंज्ञकों यानी महायान का ही प्रभाव था। इस संगीति में 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था। इस संगीति में उपाध्यक्ष अश्वघोष थे तथा इस संगीति में विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ को संकलित किया था और विभाषा शास्त्र के लेखक वसुमित्र थे। अगला क्वेश्चन है, 1927 में भारतीय चलचित्र समिति के अध्यक्ष के तौर में किसे नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पर हो जाएगा सही ऑप्शन टी रंगाचार्य जी। टी रंगाचार्य जी 1927 में भारतीय चलचित्र समिति के अध्यक्ष के तौर पर टी रंगाचार्य जी को नियुक्त किया गया था। भारतीय सिनेमैटिक ग्राफ समिति की स्थापना के पीछे ब्रिटिश राज द्वारा सेंसरशिप की पर्याप्तता और सिनेमैटोग्राफ फिल्मों के कथित अनैतिक प्रभाव की जांच करने के लिए की गई थी। इस समय विभिन्न अमेरिकी फिल्म विषयों जैसे कि रोमांस, पश्चिमी कॉमेडी, गैंगस्टर और अपराध कहानियों द्वारा बनाई गई प्रतिस्पर्धी परिस्थितियों के माध्यम से दिखाया जा रहा था, जबकि भारतीय बाजार ज़्यादातर पौराणिक कहानियों पर जीवित थे। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित घटनाओं को सबसे पहली से शुरू कर कालक्रम में व्यवस्थित करना है। पंजाब में कूका आंदोलन, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को ICS में आयोग घोषित किया गया। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना, कलकत्ता में इंडिया लीग की स्थापना, दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की नींव रखी थी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। सबसे पहले पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को ICS से आयोग घोषित किया गया। 1871 में पंजाब में कूका आंदोलन जो है 1872 में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की नींव रखी। 10 अप्रैल 1875 कलकत्ता में इंडिया लीग की स्थापना सितंबर 1875 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह की नई सेना में निम्नलिखित में से किस एक को शामिल नहीं किया गया था? तो ये हो जाएगा गुजराती, डोगरा, बिहारी, गोरखा, इन सबको सम्मिलित किया गया था, गुजराती को नहीं किया गया था। तो महाराजा रणजीत सिंह शुक्राचार्य मिसल के मुखिया महासिंह के पुत्र थे। 1792 में उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी माता राजकौर एवं सास सदा कौर और दीवान लखपत राय के नेतृत्व में एक प्रतिशासन परिषद के माध्यम से 1797 ईस्वी तक शासन के कार्यों का संचालन किया गया। रणजीत सिंह ने 1797 में शासन की समस्त बागडोर स्वयं अपने हाथ में ले ली एवं अपना सर्वाधिक ध्यान सेना पर केंद्रित किया था। उन्होंने अपनी सेना जातिगत आधार पर न संगठित कर सैन्य कुशलता के आधार पर सृजित किया। तो इस प्रकार था सिख, बिहारी, डोगरा, गोरखा, मुस्लिम, डच, अमेरिकी, यूनानी, रूसी, अंग्रेज, स्पेनी, एंग्लो इंडियन और फ्रांसीसी। अतः इस प्रकार रणजीत सिंह की सेना में गुजराती शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख तत्व हैं, जैसे कि हंटर महोदय ने रणजीत सिंह की फौज के बारे में कहा था कि धार्मिक जोश एवं कुशलता
में एक अद्वितीय सेना है जो एशिया में दूसरे स्थान पर गिनी जाती है। ये हंटर महोदय ने कहा था इनके लिए, रणजीत सिंह की सेना के लिए कहा था। तो अगर आगे है, रणजीत सिंह को राजा की उपाधि काबुल के शासक जमान शाह ने प्रदान की थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। रणजीत सिंह ने लाहौर को पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर को धार्मिक राजधानी घोषित की थी। तो महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर हो गया, लाहौर को पंजाब, और अमृतसर को धार्मिक राजधानी घोषित की थी। तो दो थी, एक लाहौर थी और एक अमृतसर थी। अगला क्वेश्चन है, चौरा चौरी की घटना 4 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। दूसरा है, चौरा चौरी की घटना 5 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। तो ये इसमें से कौन सा कथन सही है? तो डी ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा, दूसरा क्या है? सही है। चौरा चौरी की घटना 5 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरा चौरी नामक स्थान पर हुई थी। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के दौरान प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह, जिसमें भगवान अहीर के नेतृत्व में पुलिस से झपड़ हो जाने एवं जवाबी कार्यवाही में प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस स्टेशन पर क्या कर दिया था? हमला कर दिया था और उनके द्वारा थाने में आग लगा दी गई थी। इस घटना में 3 नागरिकों और 23 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। महात्मा गांधी जी को हिंसा के सख्त खिलाफ थे और उन्होंने इस घटना को परिणाम स्वरूप 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए। ऐतिहासिक चौरा चौरी की घटना जो है 100 साल जो है 4 फरवरी 2022 पूरे होने पर केंद्र सरकार द्वारा शताब्दी समारोह मनाया गया है। इस तरह भारत सरकार द्वारा चौरा चौरी एक्शन की तिथि जो है 4 फरवरी 1922 मानी गई है और अब हर वर्ष जो है 4 फरवरी को ही शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो भी समसामयिक घटनाएं घटित होती हैं उससे रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें भी क्या है एग्जाम में पूछ लिए जाती हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को सर्वप्रथम से शुरू कर कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। दिल्ली उर्दू अखबार, दिल्ली वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, हिग्सी गजट लखनऊ कलकत्ता, बॉम्बे समाचार दादा भाई नौरोजी का पॉवर्टी ऑफ ब्रिटिश ऑफ इंडिया। तो इसको एक क्रम में हमको लगाना है। तो सबसे पहले जो है हिक्की वाला आ जाएगा 1780 में, बॉम्बे समाचार आ जाएगा 1822 में, फरदोंजी मुर्जवान, दिल्ली अखबार दिल्ली उर्दू अखबार जो है मौलवी मोहम्मद बाकिर, और दादा भाई नौरोजी का निबंध पॉवर्टी ऑफ इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटिन का हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है हिक्की वाला ही था, तो ए ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही होता नजर आता है। आगे देखते हैं, कलकत्ता गजट 1784 में एक औपनिवेशिक सरकारी फ्रांसीसी ग्लैडविन द्वारा स्थापित बंगला में एक अंग्रेजी समाचार पत्र हुआ करता था। आगे देखते हैं, गुप्त साम्राज्य में ग्राम स्तर पर बहुत विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्था थी। नीचे दिए गए निकायों में से उस काल के शिलालेखों में वर्णित निकाय कौन से हैं? तो घट्टिका, पंच मंडली, अष्टकुल अधिकरण और सभा मंडल और त्रिमंडली। तो गुप्त साम्राज्य में ग्राम स्तर के पूछे गए हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, यानी कि पंचमंडली, अष्टकुल अधिकरण, पंचमंडली अष्टकुल अधिकरण ही यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो गुप्त साम्राज्य में ग्राम स्तर पर बहुत विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो उस समय के शिलालेखों में वर्णित निकाय मिलते हैं। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी जिसका प्रशासन ग्राम सभा द्वारा चलाया जाता था। ग्राम सभा को मध्य भारत में पंचमंडली तथा बिहार में ग्राम जनपद कहा जाता था। ग्राम सभा सरकार के सभी कार्यों को करती थी। देवराज यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के सांची अभिलेख में पंचमंडली का उल्लेख मिलता है। दामोदर से प्राप्त तीसरे ताम्रपत्र में ग्राम सभा के कुछ पदाधिकारियों के नाम इस प्रकार मिलते हैं: अष्टकुल अधिकरण
भूमि संबंधी क्रय विक्रय संबंधी अधिकारी हुआ करते थे। यह ग्रामीण प्रशासन एवं वीथी के प्रशासन के माध्यम से संबंध स्थापित करने का कार्य करता था। महत्ता जो है, ग्राम पंचायत के वृद्ध सदस्य हुआ करते थे। ग्रामिक जो है गांव का मुखिया होता था। कुटुंबिक जो है परिवार का सदस्य हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने अपनी अपूर्ण जीवनी के 10 अध्याय लिखा जिसके लिए वे एन इंडियन पिलग्रिम नामक शीर्ष देना चाहते थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने अपूर्ण जीवनी के 10 अध्याय लिखे थे जिसके लिए वे एन इंडियन पिलग्रिम, एक भारतीय तीर्थयात्री नामक शीर्षक देना चाहते थे। नेताजी के नाम से प्रसिद्ध सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है 23 जनवरी 1897 ईस्वी में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उन्होंने 1920 में ICS परीक्षा में चौथी रैंक प्राप्त की थी, परंतु देशभक्ति के कारण अप्रैल 1922 में त्यागपत्र देकर देश की अविस्मरणीय सेवा की एक भारतीय तीर्थयात्री पुस्तक में सुभाष चंद्र बोस के जीवन की कहानी को जन्म से लेकर भारतीय सिविल सेवा से उनके इस्तीफे तक के बारे में बताया गया था। इस पुस्तक में सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था कि मैं मुश्किल से 15 वर्ष का था जब स्वामी विवेकानंद ने मेरे जीवन में प्रवेश किया। फिर भीतर एक क्रांति हुई और सब कुछ उलट गया। ये पुस्तक राष्ट्रीय मुक्ति के लिए सेवा, बलिदान और उत्साह की भावना के विकास को याद कराती है जो उनके जीवन की प्रेरक शक्तियां हैं। आगे देखते हैं, ए और आर कथन दिया गया है। ए कह रहा है कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और उसके परिणाम स्वरूप दाहिर की पराजय हुई। अल बवर्जी सिंध के खतरनाक समुद्री लुटेरे थे जो खलीफा की ओर से आने वाले जल स्रोतों को लूट लेते थे और बवर्जियों को दंडित करने में दाहिर असमर्थ था। तो नीचे जो हैं दोनों सही हैं और व्याख्या यहाँ पर क्या है? सही दी गई है। आगे देखते हैं व्याख्या। तो 18वीं शताब्दी में सिंध में हिंदू शाही वंश का शासन था जिसका संस्थापक चच या चाच था। चाच का पुत्र दाहिर था। दाहिर के समय लंका से आने वाले कुछ अरब जहाज़ों को सिंध देवल के अल बावर्जी को खतरनाक समुद्री लुटेरे थे। जो लुटेरे खलीफा की ओर जाने वाले जल स्रोतों को लूट लेते थे और बावर्जियों को दंडित करने में दाहिर असमर्थ था। यही घटना सिंध पर अरबों के आक्रमण का तत्कालीन कारण बना। कालांतर में इराक के सूबेदार यानी हज्जाज ने 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम को सिंध विजय हेतु भेजा। 1712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और उसके परिणाम स्वरूप दाहिर की पराजय हुई। कासिम की सेना में ऊंट, अश्वारोही, शिला यानी पत्थर फेंकने वाली मंजिका, मैंगनल तथा नेफ्था यानी नाफ्ता खतरनाक मशीनें हुआ करती थी। इस विजय अभियान के दौरान कासिम की सहायता जाटों और मेड़ों और विद्रोही बौद्धों ने की थी। चचनामा मूलतः अरबी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है जिसका अबू बकर खूफी ने फारसी में अनुवाद किया था। इसमें अरबों की सिंध विजय का उल्लेख है। आगे देखते हैं, उत्तरवर्ती चोल शासकों के शासन के निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है कंडलू एवं विलीनम पर हमला। बी है पश्चिमी चालुक्यों के शासन कोली पक्का यानी कुलपाक के पतन का ध्वंस। सी ऑप्शन है तंजौर पर कब्जा और सीलोन पर हमला और अनुराधापुर का ध्वंस। श्री विजय का नौसेना पर हमला। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो हैं वो हो जाएंगे ए ऑप्शन। उत्तरवर्ती चोल शासकों के शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम इस प्रकार है। चोल शासक विजयालय ने पांडवों की निर्बल स्थिति का लाभ उठाकर तंजौर पर अपना अधिकार जमा लिया था और वहां उसने दुर्गा देवी का मंदिर भी बनवाया था। राजा राम प्रथम ने केरल के राजा
रवि वर्मा को त्रिवेंद्रम में पराजित किया और इस विजय के उपलक्ष्य में कंडलूर शलय कलमरु की उपाधि ग्रहण की। राजराजा ने कंडलूर एवं विलिनम यानी विलिन के दुर्ग, कोल्लम तथा कोल्लदेश के राजाओं को पराजित किया था। राजराजा प्रथम ने ही एक नौसैनिक दल के साथ सीलोन पर हमला किया था एवं अनुराधापुर को ध्वस्त कर दिया था। सिंघल द्वीप के उत्तरी भाग पर उसका अधिकार हो गया। चोलों ने अनुराधापुर के स्थान पर पोलोत्रिरूप को अपनी राजधानी बनाई थी तथा उसका नाम जो है जननाथ मंगलम रखा था। राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय यानी कि शैलेंद्र राज को जीतने के लिए एक शक्तिशाली नौसेना भेजी थी तथा उसने शैलेंद्र शासक संग्राम विजयोत्तुंग वर्मन को बंदी बना लिया गया था। राजा धीराज प्रथम ने पश्चिमी चालुक्यों के शासन में कोलिपक्का यानी कुलपाक या कुलपक के दुर्ग पर अधिकार कर उसे आग लगा दिया गया था तथा पुंडूर के युद्ध में उसने चालुक्य सेना को बुरी तरह परास्त किया था। आगे है क्षेमेंद्र के समय मातृका में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में से किसके साहसिक कार्यों का वर्णन है। तो सिंपल सी बात है, स्त्रियों के साहसिक कार्यों का वर्णन है। 11वीं सदी के कश्मीर कवि क्षेमेंद्र ने एक समय मातृका यानी वेश्याओं की आत्मकथा का समाज के विभिन्न क्षेत्रों में स्त्री के साहसिक कार्यों का वर्णन मिलता है। क्षेमेंद्र राजा अनंत व कलश के समकालीन थे। संस्कृत में जितना साहित्य क्षेमेंद्र ने लिखा था उतना वेद व्यास के अतिरिक्त किसी ने नहीं लिखा। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं बृहत कथा मंजरी, रामायण मंजरी, भारत मंजरी तथा कला विलास आदि। आगे है अपनी प्रतिष्ठा। अगला क्वेश्चन है, अपनी प्रतिष्ठा के पतन को वर्णित करती निम्नलिखित पंक्तियां किसने लिखी है। आरंभ में ईश्वर ने मुझे सम्मानित किया और मेरे जीवन के अंतिम काल में क्या कर दिया। तो आंसर डी हो जाएगा, अपमानित कर दिया। तो ये बर्नी के लिए जो है कहा जाता है। तो अपनी प्रतिष्ठा के पतन को वर्णित करते हुए जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा कि आरंभ में ईश्वर ने मुझे सम्मानित किया था और मेरे जीवन के अंत में मुझे अपमानित कर दिया। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने बर्नी को दरबार में सम्मानित पद दिया तथा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में नदीम जिंदा दिल स्थाई के पद पर रहा। केवल फिरोज शाह तुगलक के समय में उसे राज्य सम्मान से वंचित कर दिया था, जिसके कारण उसके जीवन का अंतिम समय निर्धनता और कष्ट में व्यतीत हुआ। फिरोज शाह के काल में बर्नी 5 माह बटनेर के जेल में रहा और यहीं पर तारीख ए फिरोज शाही की रचना की। उनकी एक अन्य रचना फतवा ए जहांदारी भी थी। इसामी मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन तथा उनकी प्रमुख रचना फुतू उस सलातीन है। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में 1253 में हुआ था। उनका प्रमुख रचनाएं किरान उस सदैन, मिफ़हात उल फतूह, नुपसिहर, आशिका, तुगलकनामा और तारीख ए अलाई, ये सारी अमीर खुसरो की पुस्तकें हैं। आगे देखते हैं इनमें से कौन सा 1917 में महात्मा गांधी के साथ चंपारण नहीं गया था। तो आंसर डी हो जाएगा, एनी बेसेंट जी नहीं थी। बिहार के चंपारण में बाकी बाबू राजेंद्र प्रसाद, मजहक उल हक और जेबी कृपलानी, ये सारे का सारा जो है वो सही हो जाएगा। तो स्पेक्ट्रम की बुक आती है आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित। ये क्वेश्चन आधुनिक भारत के लिए तो सिर्फ स्पेक्ट्रम ही काफ़ी है। एंशिएंट के लिए उपेंद्र सिंह की बुक काफ़ी है और मिडाइवल के लिए जो है इरफाम हबी की जो वॉल्यूम निकले थे, बहुत सारे 10-12 वॉल्यूम थे उनके मध्यकालीन भारत, तो वो वॉल्यूम मेरे हिसाब से क्या है, सही होंगे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो अगर आप ये 3 किताबें पढ़ लेते हैं तो आपका जो है जेआरएफ जो है 100% जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आंसर देखते हैं। बिहार के चंपारण जिले के किसानों को अपनी ज़मीन के 3 से 20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था, अर्थात यूरोपीय नील बागानों मालिकों के 3 कठिया पद्धति लागू कर रखी थी। 1917 में राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी अपने सहयोगियों
बाबू, राजेंद्र प्रसाद, मजहर उल हक, JB कृपलानी, ब्रज किशोर, CF एंड्रयूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई आदि के साथ गांवों का दौरा किया। सरकार ने एक जांच आयोग गठित किया जिसमें गांधी जी को भी शामिल किया गया था। आयोग के सुझाव पर 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया तथा बागान मालिक अवैध वसूली का 25% वापस करने पर राजी हो गए। इसी दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि से विभूषित किया था। गांधी जी के साथ चंपारण एनी बेसेंट नहीं गई थी और एनी बेसेंट ने भारत में स्वशासन के उद्देश्य से 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इजी क्वेश्चन था ये। आगे देखते हैं, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये यहाँ पर एक महिलाएं हैं। तो सबसे पहले जो हैं तो यहाँ पे कुछ महिलाएं जिनका कालक्रम जो है व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो है नायनिका आएंगी, फिर उसके बाद जो है प्रभा देवी गुप्त वंश से संबंधित थी, ये आएंगी। उसके बाद जो है दिद्दा आ जाएंगी, दिद्दा, और फिर है अक्का देवी और रुद्रमा जो है सबसे लास्ट में आएंगी। तो ये था कुछ क्रम। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। बाकी कालक्रम में इनका देख लेते हैं व्याख्या के साथ। नायनिका जो है सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम यानी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का विवाह जो है अंगीय कुल के महारठी बन कथीरों की पुत्री नायनिका से हुआ था। नायनिका भगवत धर्म की अनुयायी थी तथा उनके नानाघाट अभिलेख से ज्ञात होता है कि सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ सहित कुल 18 यज्ञ जो है संपन्न किया था। प्रभावती गुप्त जो है यह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। प्रभावती गुप्त का विवाह जो है वाकट नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ 380 के आसपास हुआ था। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती जो है 13 वर्ष तक अपने अल्पवयस्क पुत्रों दिवाकर सेन तथा दामोदर सेन की संरक्षिका के रूप में शासन किया था। दिद्दा कश्मीर की शासिका थी। संस्कृत कवि कल्हड़ ने कश्मीर के इतिहास में सबसे शक्तिशाली महिला शासिका दिद्दा का उल्लेख किया है। अक्का देवी जो है ये कर्नाटक के चालुक्य वंश की राजकुमारी तथा की शुकाडू नामक क्षेत्र की राज्यपाल थी। रुद्रमा देवी जो है रुद्रमा काकतीय वंश की रानी थी। रुद्रमा देवी ने संभवतः 1261 से लेकर 1262 में सह प्रतिनिधि के रूप में अपने पिता गणपति देव के साथ संयुक्त रूप से काकतीय राज्य का शासन किया था और 1263 ईस्वी में पूर्ण संप्रभुता ग्रहण की थी। आगे देखते हैं सिंह सभा आंदोलन के बारे में कौन सा सही हो जाएगा। इसकी स्थापना 1873 में शुरू हुई थी। इसका स्थापना जालंधर में हुई थी। इसकी योजना सिख समुदाय से आधुनिक शिक्षा के माध्यम से पश्चिमी प्रबोधन के लाभों को प्राप्त करवाना था और इसने ईसाई मिशनरियों और हिंदू पुनरुत्थानवादियों के धर्म तरणकारिणी गतिविधियों का सामना किया। और ई ऑप्शन है इसमें संपूर्ण पंजाब में खालिसा स्कूलों और कॉलेजों का एक संजाल यानी कि नेटवर्क बनाया था। तो आंसर कौन सा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या ही देख लेते हैं। सिखों ने सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभा की एक स्थापना की थी 1873 में अमृतसर में। इसकी योजना सिख समुदाय के आधुनिक शिक्षा के माध्यम से पश्चिमी प्रबोधन के लाभों को प्राप्त करना था। इस आंदोलन जो है ईसाइयों, ब्रह्म समाजियों, आर्य समाजियों, अलीगढ़ आंदोलन के समर्थकों और अहमदिया मुसलमानों के धर्म प्रवर्तक कार्यवाहियों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में आरंभ हुआ, जबकि मुख्य धारा के सिख बड़ी तेजी से दूसरे धर्मों में चले जा रहे थे। इस आंदोलन से जुड़े लोगों का मानना था कि सिख
समुदाय में बहुत सी कुरीतियाँ एवं अशिक्षाएं हैं, इसलिए धार्मिक एवं सामाजिक सुधार होना जरूरी है। सिंह सभा द्वारा पंजाब में खालसा कॉलेज और विद्यालय अलग अलग क्षेत्रों में एक श्रृंखला बनाकर खोलने की शुरुआत हुई। लाहौर में खालसा दीवान की स्थापना की गई और कई केंद्रीय कॉलेज बनाए गए। आगे देखते हैं, बौद्ध कृति मणिमेखलाई निम्नलिखित में से किस दार्शनिक की तर्क प्रणाली से प्रेरित थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, दिगन्नन जो है यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। बौद्ध कृति मणिमेखलाई जो है दार्शनिक दिगनंगय तार्किक प्रणाली से प्रेरित थी। दित्रंगन जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व शुरुआती भारतीय बौद्ध भिक्षु थे और भारतीय तर्कशास्त्र हेतु विद्या के संपादक भी थे। उनका जन्म जो है कांचीपुरम के पास सिंहवक्ता में हुआ था। दित्रंग का कार्य भारत में निगमनात्मक तर्क के विकास की नींव रखता था। उन्होंने बौद्ध धर्म, बौद्ध तर्क और ज्ञान मीमांसा की पहली इकाई बनाई। उनकी प्रभावशाली रचनाएं भाषा, अनुमानात्मक तर्क एवं धारणा पर थी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित स्मारकों में निर्माण के कालानुक्रम अनुसार सही अनुक्रम को चुनिए। सबसे पहले है वंदा नवाज की दरगाह का प्रवेश, इब्राहिम रोजा, चार मीनार, मेहतार महल, गोल गुम्बद। तो आंसर यहाँ पर नहीं दिया गया है, बाकी यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। वंदा नवाज की दरगाह का प्रवेश जो है मोहम्मद बिन यूसुफ अल हुसैनी, जिन्हें आमतौर पर वंदा नवाज या गेसुंदराज के नाम से भी जानते हैं, 1398 में दिल्ली पर तैमूर के आक्रमण के बाद चिश्ती संत गेसुंदराज दौलताबाद आ गए थे एवं गुलबर्गा में बस गए। गुलबर्गा में वंदा नवाज की दरगाह है जहां पर विभिन्न धर्मों के लोग आशीर्वाद लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। चार मीनार की बात करें तो मोहम्मद कुली और हैदराबाद का संस्थापक था तथा उसने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कराया, 1591 में करवाया था। मेहतार महल जो है, मेहतार महल बीजापुर का निर्माण जो है 1622 ईस्वी में किया था, जिसका द्वार इंडो सरसैनिक शैली में बनाया गया था। आगे देखते हैं, इब्राहिम रोजा जो है, इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा, इब्राहिम रोजा बीजापुर 1627 ईस्वी में बनवाया गया था तथा इसमें आदिल शाह द्वितीय तथा उसकी पत्नी ताज सुल्तान उनकी कब्रें हैं। इस मकबरे में वास्तुकार मलिक सदल को भी यहीं दफनाया गया था। गोल गुम्बद जो है मोहम्मद आदिल शाह की बीजापुर के आदिल शाही वंश का 7वां शासक था। इसके शासनकाल में गोल गुम्बद का निर्माण फारसी वास्तुकार दाबुल के याकूत की देखरेख में 1656 में बनवाया गया था। आगे देखते हैं, ए और आर कथन दिया गया है। फिर से चौरा-चौरी घटना 1920 के वर्ष में विचारित स्वराज प्राप्ति के विलंब के लिए उत्तरदायी ठहराई जाती है। स्वराज का विचार स्पष्टतया परिभाषित नहीं था, जैसा कि बहुत से समकालीनों द्वारा दावा किया जाता है। मतलब एक घटना घटित हुई और इसको मान लिया गया इस घटना की वजह से जो स्वराज प्राप्ति है उसमें देरी हो रही, ये कहना चाह रहा है ये ए। और ये आर कह रहा है कि स्वराज का विचार इस समय तक बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं था, जैसा कि समकालीनों का दावा है। मतलब उस समय लोग कह रहे थे कि हमारा जो स्वराज है वो स्पष्ट नहीं है कि हमको स्वराज में क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या कैसा होना चाहिए, तो एक स्पष्ट नहीं था। तो यहाँ पर क्या सही है? दोनों चीज़ें सही है, व्याख्या भी सही है। तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1920 में कहा कि मेरा स्वराज भारत के लिए संसदीय शासन की मांग है जो वयस्क मताधिकार पर आधारित होगा, अर्थात जनप्रतिनिधियों द्वारा संचालित ऐसी व्यवस्था जो जन आवश्यकताओं तथा जन आकांक्षाओं के अनुरूप हो। वर्ष 1920 के बाद में गांधी जी के नेतृत्व में अधिकांश भारतीय एक राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन में भाग ले रहे थे। स्वराज प्राप्त करने के अंतिम लक्ष्य के साथ रॉलेट एक्ट जैसे दमनकारी सरकारी
नियामक उपायों को चुनौती देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे थे। चौरा चौरी घटना असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को हुई, जिसका एक कारण ये भी था कि स्वराज प्राप्ति में विलम्ब होना, जबकि बहुत से समकालीनों द्वारा दावा किया जाता था कि स्वराज का विचार स्पष्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चोल काल के मंदिर अपनी शिल्पकला एवं भव्यता के लिए प्रसिद्ध थे। मंदिर की देवी या देवता की प्रतिमा के रूप में मूर्तिकार को निम्नलिखित में से किस रूप में प्रदर्शित किया जाता था? तो स्थापति सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चोल काल के मंदिर अपनी शिल्पकारी एवं भव्यता के लिए प्रसिद्ध हैं। मंदिर के देवी देवता की प्रतिमा के प्रधान मूर्तिकार को स्थापति के रूप में जाना जाता है। चोल युगीन कलाकारों ने अपनी कुशलता का प्रदर्शन पाषाण मंदिर एवं मूर्तियों बनाने में किया है। कलाविद फर्ग्यूसन के अनुसार चोल कलाकारों ने दैत्यों के समान कल्पना की तथा जौहरियों के समान उसे पूरा किया। तंजौर एवं गंगैकोंड चोलपुरम के मंदिर चोल स्थापत्य के चरमोत्कर्ष को व्यक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विचार करना है। सबसे ए ऑप्शन है, बहलोल लोदी के बारे में माना जाता है कि सैयद अफगान ने उसे दिल्ली गद्दी का आशीर्वाद दिया था। बहलोल लोदी ने अफगान नेताओं को रोह-ई-कुद से दिल्ली आमंत्रित किया था। सी ऑप्शन, अपनी सर्वोच्चता पर बल देने के लिए बहलोल लोदी ने अपने शासनकाल के अंत में पैबोस की शुरुआत की थी। बहलोल तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या है, यहाँ पर गलत हो जाता है। अगर हम सी ऑप्शन क्या है गलत करते हैं तो ए और बी, ई भी यहाँ पर गलत है। आगे देखते हैं। बहलोल ने शर्की राज्य को जीत कर दिल्ली सल्तान में शामिल किया था, ये भी गलत हो जाएगा। और ई भी, बहलोल ने अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए सूरी के प्रति सामंजस्य की नीति अपनाई थी। तो ए और बी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सही है। तो यहाँ पर कुछ देख लेते हैं। व्याख्या है, तो बहलोल लोदी ने दिल्ली में लोदी राजवंश की स्थापना रखी थी। वह अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा शाहू खेल से संबंधित थी। बहलोल लोदी ने अफगान सरदारों को संतुष्ट करने की नीति अपनाई तथा उन्हें बड़ी बड़ी जागीरें प्रदान की। सैयद अफन ने बहलोल लोदी को समाना में दिल्ली गद्दी का आशीर्वाद दिया था। बहलोल लोदी ने अफगान नेताओं को रोह-ई-कुद से दिल्ली आमंत्रित किया था। बलबन ने अपने सर्वोच्चता पर बल देने के लिए ईरानी प्रथा सिजदा और पायबोस यानी सुल्तान के सिंहासन के निकट आकर उनके चरणों को चूमा था की शुरुआत की थी। बहलोल लोदी ने शर्की राज्य यानी जौनपुर को जीता था, लेकिन दिल्ली सल्तनत में सिकंदर शाह लोदी ने शामिल किया था। बहलोल लोदी ने अपनी शासन को सुदृढ़ करने के लिए अफगान सरदारों के प्रति सामंजस्य की नीति अपनाई थी। आगे देखते हैं। सूची ए और बी दी गई है। नानादेशी, उत्तर मेरू, मणिग्रामन, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर सीधे व्याख्या में देखते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन क्या है हमारा सही है। बी ऑप्शन सही है। नानादेशी जो है व्यापारिक श्रेणी जिसका विस्तार दक्षिण भारत से सुमात्रा तक होता है। तो दक्षिण भारत से सुमात्रा, यहाँ पर सुमात्रा तक होता है, उसको नानादेशी कहा जाता है। उत्तर मेरूर जो है ब्राह्मणों का ग्राम होता था उत्तर मेरू। मणिग्रामम जो है व्यापारिक श्रेणियां जो व्यवसाय को नियंत्रित करती थी। और घटिका जो है दक्षिण भारत में मंदिर से संबंधित कॉलेज हुआ करते थे, घटिका। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा कथन सही है? ए है, मौर्य पश्चात काल में सिक्कों की ढलाई में वृद्धि हुई। उत्तर पश्चिम में राजाओं ने यूनानी, रोमन और ईरानी सिक्कों की नकल की।
मौर्यों के पश्चात काल में मुद्रा के अत्यधिक प्रयोग से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तु विनिमय प्रणाली समाप्त नहीं हुई। मौर्य पश्चात काल में सिक्कों के विविध प्रयोग से विभिन्न प्रकार की कारोबारी अर्थव्यवस्थाओं का संकेत मिलता है और मौर्य पश्चात काल में निष्क एवं स्वर्ण नामक सोने के सिक्के और शतमान जो है चांदी के सिक्के हुआ करते थे। तो यहाँ पर ई ऑप्शन जो है, यहाँ पर सारे ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पर सही हो जाएंगे कि मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात जो है भारत का इतिहास दो भागों में बढ़ गया, जहाँ एक तरफ मध्य एशिया से विदेशी आक्रमण हुए और इन आक्रमणकारियों ने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा मध्य भारत के एक बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार कायम कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ जो है शुंग, कर्ण, सातवाहन एवं वाकटक आदि वंश स्थापित हुए। व्यापार एवं विनिमय में मुद्राओं का प्रयोग मौर्योत्तर युग की सबसे बड़ी देन है। इस समय सिक्कों की ढलाई में वृद्धि हुई। उत्तर पश्चिम के राजाओं ने विदेशी यूनानी, रोमन और ईरानी सिक्कों की नकल करके सिक्कों को ढलवाना शुरू किया। सिक्कों की अधिकता के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तु विनिमय प्रणाली चलती रही। सिक्कों के प्रयोग से विभिन्न प्रकार की कारोबारी अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिला। उत्तर मौर्य काल में निष्क और स्वर्ण नामक सिक्के जो है तथा शतमान चांदी के सिक्के प्रयोग में लाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका शैल चित्रों में निम्नलिखित में से कौन सी चित्रित नहीं थी? पक्षियों का आखेट, पशुओं का आखेट, खाद्यान्न पर निर्भर पक्षियों का बसेरा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि जो है मध्य पाषाण काल में इस तरह से खाद्यान्नों पर निर्भर नहीं थे, वो आखेट करते थे। आखेट मतलब शिकार पर ही निर्भर हुआ करते थे, तो यहाँ पर सही हो जाएगा। यही ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, तो इसी ऑप्शन यहाँ पर सही। आगे देखते हैं, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन कार्य जो है 1958 ईस्वी में V.S. वाकड़कर ने किया था। बेटका शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के चित्रों में दो स्तर मिलते हैं। पहले स्तर में के चित्रों में शिकार, नृत्य, हिरण, पक्षियों, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी अथवा अस्त्रधारी घुड़सवार हैं। दूसरे स्तर पर मानवों को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर आखेटक, कृषक, ग्वाले आदि चित्रित हैं, जबकि खाद्यान्न पर निर्भर पक्षियों का बसेरा का कोई चित्रित साक्ष्य नहीं मिलता है। अगला है, ऋग्वेद में उल्लेखित मृगघरवाच का निम्नलिखित में से किस ओर संकेत करता है? तो मृगघरवाच पूछा गया है, वो जो बलि देता है, वो जो बलि नहीं देता था, वो जो बलि नहीं देते थे उसको मृगघरवाच कहा जाता था। ऋग्वेद में उल्लेखित मृगघरवाच जो है कृतुक वाणी वाली, जिसका उपयोग आर्यों ने एक अन्य शत्रु अथवा पाणी के लिए भी किया गया है, का संकेत लोगों को जो बलि नहीं देते थे उनके लिए किया गया है। ऋग्वेद में दस्यु को आक्रमण यानी कि वैदिक क्रियाओं को न करने वाले, आदेवायु वैदिक देवताओं को न मानने वाला, अयजवन यानी आज्ञा न करने वाला, यज्ञ न करने वाला, मध्यवाचक मतलब अपरिचित भाषण बोलने वाले को कहा गया है। दस्यु को आर्यों के से भिन्न जाति एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का बताया गया है। कुल मिलाकर ऋग्वेद में दासों की तुलना में दस्युओं को आर्यों का बड़ा शत्रु बताया गया है। आगे देखते हैं, शिवाजी के बाद गुरिल्ला रणनीति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक के तौर में किसे जाना जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बाजीराव प्रथम को माना जाता है। गुरिल्ला पद्धति एक प्रकार की छापामार युद्ध प्रणाली थी। मोटे तौर पर यह अनियमित सैनिकों द्वारा शत्रु सेना के पीछे या पाश में आक्रमण करके लड़े जाते थे। इसका सिद्धांत मारो या भाग जाओ। गुरिल्ला पद्धति के कारण ही शिवाजी ने अनेक युद्ध सफलतापूर्वक जीते थे। इनके बाद जो है पेशवा बाजीराव प्रथम ने गुरिल्ला यानी कि छापामार युद्ध प्रणाली को आगे बढ़ाया था। वह इसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे। बालाजी विश्वनाथ पहला पेशवा था।
जिन्होंने पूना को केंद्र बनाकर मराठा शक्ति का विस्तार किया था। 1707 में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को सेना कर्ते के पद पर नियुक्त किया था। तो शाहू ने ही बालाजी विश्वनाथ को सेना कर्ते का पद नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले में हम 50 क्वेश्चन ही करेंगे। अगला जो होगा उसमें हम 50 क्वेश्चन और करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर सही बताने हैं। अहिंसा और भक्ति भागवत परंपरा की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। महाभारत ये स्थापित करता है कि कृष्ण और विष्णु अपने देवत्व में एक थे। बौद्ध धर्म का थेरवाद बुद्ध को पूजे जाने वाले ईश्वर के रूप में मानता है। धम्मपद ये बताता है कि भिक्षु को बौद्ध विहार में अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए। और ई ऑप्शन है कि धर्म चक्र परिवर्तन बुद्ध का मुख्य उद्देश्य था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सही हो जाएगा। ए, बी और ई, सी और डी यहाँ पर गलत है। भारतीय संस्कृति में धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वास्तव में यदि देखा जाए तो यह भारतीय संस्कृति का प्राण है। अति प्राचीन काल से धर्म को एक पवित्र प्रेरक तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। भारत अनेक धर्मों तथा संप्रदायों को क्रीड़ा स्थली रही है। वैष्णव धर्म का विकास भगवत धर्म से हुआ है। अहिंसा और भक्ति भागवत परंपरा की दो महत्वपूर्ण विशेषता हैं। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। महाभारत कृष्ण और विष्णुओं को देवताओं की श्रेणी में रखता है। महाभारत कथा से स्पष्ट होता है कि कृष्ण और विष्णु देवत्व में एक थे, अर्थात कृष्ण ही विष्णु और विष्णु ही कृष्ण है। बौद्ध धर्म का प्रवर्तक गौतम बुद्ध को माना जाता है। बुद्ध की शिक्षाओं में 4 आर्य सत्य एवं अष्टांग मार्ग और प्रथम उपदेश का वर्णन है। धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में मिलता है, जो गौतम बुद्ध का प्रथम उद्देश्य था। बौद्ध धर्म का थेरवाद गौतम बुद्ध को महापुरुष के रूप में मानता है, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया है। धम्मपद बौद्ध साहित्य का सर्वोत्कृष्ट लोकप्रिय ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के नैतिक उपदेशों का संग्रह मिलता है। आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल आर्मी INA के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन बताना है। तो IAN के आधारभूत रूप से संगठित करने का श्रेय रासबिहारी बोस को दिया जाता है। कैप्टन मोहन सिंह ब्रिटिश भारतीय सेना के एक अधिकारी थे। सुभाष चंद्र बोस ने INA को पुनर्गठित किया। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार स्वतंत्र भारत के लिए अस्थायी सरकार का गठन किया। भारत की ब्रिटिश सरकार ने पकड़े गए INS अधिकारियों पर सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ने पर मुकदमा चलाया था। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन सही हो जाए। सारे के सारे ऑप्शन जो है हमारे सही है। बाकी व्याख्या जो है वो देख लेते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है मार्च 1942 में जापान के टोक्यो में कैप्टन मोहन सिंह, रासबिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल के सहयोग से हुआ था। कैप्टन मोहन सिंह ब्रिटिश भारतीय सेना के एक अधिकारी थे। रासबिहारी बोस ने सेना की पुनर्गठन की बागडोर जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंपी। 13 जून 1943 को टोक्यो और 3 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे थे। सुभाष चंद्र बोस जो है आज़ाद हिंद फौज के सेनापति बने और इसी समय उन्होंने दिल्ली चलो जय हिंद का नारा दिया। 5 जुलाई 1943 को बोस ने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठित करके 25 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन सिंगापुर में किया था। तो भारत की ब्रिटिश सरकार ने पकड़े गए INA सिपाहियों पर सम्राट के विरुद्ध जो है युद्ध छोड़ने का मुकदमा जो है 1945 में चलाया था। आगे देखते हैं बॉम्बे योजना यानी प्लान के बारे में कौन सा सही है। सबसे पहले इसमें तीव्र जो है आर्थिक विकास के प्रश्न को उठाया गया था। इसमें न्याय संगत वितरण के प्रश्न को उठाया गया है। इसमें आंशिक राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता को प्रस्तुत किया गया है। इसमें श्रमिकों के कल्याण योजनाओं की एक श्रृंखला को प्रस्तुत किया है।
और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता का विरोध किया गया है। ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो बॉम्बे प्लान पहली योजना पर जनवरी 1944 में प्रकाशित हुई। बॉम्बे प्लान में संपादक पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास थे। ये प्लान जो है 1944 से लेकर 45 में भारत में 8 बड़े उद्योगपतियों द्वारा स्वतंत्रता के लिए भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बनाया गया था। इस योजना में तीव्र आर्थिक विकास के प्रश्न को उठाया गया। इसमें आंशिक राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता को प्रस्तुत किया गया। इस योजना में न्याय संगत वितरण के प्रश्न को उठाया गया तथा इसमें श्रमिकों के कल्याण योजनाओं की एक श्रृंखला को प्रस्तुत किया गया और सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यौगिक क्रियाएं जिसमें श्वास पर नियंत्रण का उद्देश्य हो प्राणायाम कहलाता है। नागार्जुन का मानना है कि प्राकृतिक का रूपांतर औषधि और समाधि के प्रयोग द्वारा होता है। योग सूत्र में पतंजलि कहते हैं कि सिद्धि जड़ी बूटी के प्रयोग द्वारा प्राप्त की जा सकती है। मेगास्थनीज का मानना है कि कुछ प्रकार की औषधियों का प्रयोग तपस्वी संप्रदाय द्वारा किया जाता है। और सुश्रुत जो है खगोल, ये वाला गलत हो जाएगा। ई वाला सुश्रुत जो है जो कटे फटे जो है अंग को शल्य चिकित्सा थे, चिकित्सा से संबंधित है। तो ई ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सारी चीज़ें वही हैं, बाकी यहाँ पर जो है ये भारत के महान चिकित्सा शास्त्री एवं शल्य चिकित्सक थे, जैसा कि मैंने बताया था। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा सिंह बहादुर को नेता चुना गया। बंदा सिंह 1709 में समाना पर धावा किया। बंदा सिंह ने हिसार के राजस्व संग्रहित किए। और डी जो है, बंदा बहादुर ने संपूर्ण सरहिंद सरकार और हिसार सरकार के कुछ परगनों पर कब्जा कर लिया। बंदा बहादुर मुगलों द्वारा 1716 में मौत के घाट उतार दिया गया। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा डी ऑप्शन सही है। सारा ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रयुक्त उपवास जो है काश्तकार से संबंधित था। कौटिल्य को इतिहास में विष्णुगुप्त चाणक्य नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य वेदों का ज्ञाता और तक्षशिला शिक्षा केंद्र के प्रमुख आचार्य तथा राजनीतिक शास्त्र का प्रखंड पंडित थे। उसने राज शासन के ऊपर लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र भूस्वामी के क्षेत्रक कहा गया है तथा काश्तकार के लिए उपवास शब्द का उपयोग किया है और शूद्रों को कृषक कहा गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1871 में किसने कहा था कि मेरे विचार में इंग्लैंड के भारत से चले जाने पर उनके स्वयं के हाल पर छोड़ देने से बड़ा संकट भारत के लिए कुछ नहीं और नहीं होगा। तो यह है दादा भाई नौरोजी। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी ने जन्म 1825 में महाराष्ट्र में एक निर्धन पारसी परिवार में हुआ था। जीवन के प्रारंभिक काल से ही दादा भाई देश के सामाजिक और राजनीतिक जीवन से सक्रिय थे और 1852 में बम्बई एसोसिएशन, जो मुंबई की पहली राजनीतिक संस्था की स्थापना की। उन्होंने अपने लंदन प्रवास के दिनों में अंग्रेजों को भारतीय समस्याओं से अवगत कराने का प्रयत्न किया और इन दिनों लंदन इंडियन एसोसिएशन और फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आदि संस्थाओं को स्थापित किया। 1871 में दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि मेरे विचार से इंग्लैंड के भारत से चले जाने, उसके स्वयं के हाल पर छोड़ देने से बड़ा संकट भारत के लिए कुछ और नहीं होगा। राजनीतिक विचारों से दादा भाई पूर्व राजभक्त थे। वह समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज्य से बहुत लाभ प्राप्त हुए और वह इस सहचर्य के लिए सदा बने रहने में अभिरुचि रखते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो शक प्रशासन मोटे तौर पर ईरान में एकेडमेनिड और सेल्यूसिड प्रणाली के अनुसार ही चलता रहा। बी ऑप्शन है शक शासक
काल में राज्य प्रांतों में विभाजित था और प्रत्येक प्रांत एक सैन्य गवर्नर के अधीन होता था जिसे महाक्षत्रप कहा जाता था। एक अन्य अधिकारी पद था मेरी ड्रो, जो शक प्रशासन से एक निर्दिष्ट क्षेत्र का प्रभारी होता था। डी है शक प्रशासन शासक में कतिपय ऐसे सिक्कों की ढलाई हुई जो जिन पर दो शासक के नाम हुआ करते थे। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर? डी ऑप्शन सही है। ए बी सी डी सही है, बाकी ये जो है ये गलत है। आगे देखते शक शासन प्रणाली सुव्यवस्थित थी। शक शासन प्रणाली में राजा का पद सर्वोच्च होता था तथा राजा के पास समस्त प्रशासनिक अधिकार होते थे। उनके अधीन सामंत एवं महासामंत होते थे। राजा के पास एक मंत्रिमंडल होता था जिसका प्रमुख जो है अमात्य कहा जाता था। शक साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित थे। प्रत्येक प्रांत एक सैन्य गवर्नर के अधीन होता था जिसे महाक्षत्रप कहा जाता था। मेरी ड्रॉक नामक अधिकारी को क्षेत्रक के प्रभारी का अधिकार प्राप्त होता था। भारत में सर्वप्रथम संस्कृत व तिथि लेख युक्त सिक्के जो है शक शासक रुद्रदमन ने चलाए थे। शक शासकों के समय ऐसे सिक्कों की ढलाई हुई जिस पर दो शासकों के नाम थे। राजा स्वयं को निचली हैसियत के शासक से संबंधित करता था। यहाँ पर एक नोट है कि शकों का प्रशासन मोटे तौर पर ईरान के मेनिड और सेल्यूसिड प्रणाली के अनुसार चलता रहा। आगे देख लेते हैं उस संत का नाम बताइए जिसने खड़ी बोली। तो आंसर हो जाएगा दादू दयाल। दादू दयाल खड़ी बोली मुक्तकों की रचना की थी। तो दादू दयाल जो है अहमदाबाद में हुआ दादू कबीर के सबसे शिष्यों में से एक थे। दादू का आरंभिक नाम महाबली था। दादू कबीर पंथी थे और अकबर के समकालीन थे। दादू की रचनाओं में अंगाव धू यानी कि खड़ी बोली, मुक्तक, पद आदि प्रमुख थे। दादू की रचनाओं का संग्रह उनके दो शिष्यों संत दास और जगन्दास ने हर देवानी नाम से किया था। दादू के उपदेश दादू वाणी में संग्रहित है जिसमें लगभग 5000 छंद है। दादू ने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, कर्मकांड का विरोध किया था। कबीर की रचना जो है साखी, सबत, रमैनी, बसंत, रेख, ताल इत्यादि है। रमी की रचना में रत्नावली, कवितावली, रहीम, विलास, रहीमन, चंद्रिका आदि शामिल हैं। धन्ना की रचनाओं में गोपाल, तेरा, आरता, हरि गुण, गैरे आदि प्रमुख है। आगे तो यहीं तक अगले वीडियो में हम और आगे करेंगे आगे के क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।